नमस्कार। कक्षा 11 के अर्थशास्त्रों के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 6 में आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी अनुसंधान की अवधि में संकलित समंक आरंभ में अत्यंत जटिल व अव्यवस्थित रूप में होते हैं। इन संकलित समंकों को किसी विशेष रीति के द्वारा व्यवस्थित किए बिना समझना कठिन है तथा निष्कर्ष निकालना भी संभव नहीं है। अतः इन समंकों को अलग अलग वर्गों व भागों में विभाजित किया जाता है। यही क्रिया आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाती है। यानी कि जब हम समंक का इकट्ठा करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, संकलित करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तब वो अव्यवस्थित रूप से होते हैं। तो हमारा पहला काम यही होता है कि उनको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब तक हम उन्हें व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक वो एक समुचित क्रम में नहीं आएंगे। जब तक उन्हें हम समुचित क्रम में नहीं रखेंगे तब तक हम उनसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो वहाँ उसके लिए हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करना निश्चित है, आवश्यक करना पड़ेगा, तभी हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कॉर्नर विद्वान हुए, उन्होंने इसकी परिभाषा के रूप में बताया है कि वर्गीकरण तथ्यों को यथार्थ रूप में हो से या भावात्मक रूप से समूह अथवा वर्गों में समानता तथा सजातीयता के आधार पर क्रमानुसार रखने की क्रिया है तथा वह इकाइयों की भिन्नता के बीच में उपस्थित गुणों की एकता को बतलाता है। कॉर्नर ने इस संबंध में बहुत परिभाषा दी है, उचित परिभाषा दी है। वो कहते हैं जो आंकड़े होते हैं उनको समूह में और वर्गों में समानता के आधार पर और सजातीयता यानी कि एक जैसे आंकड़ों के आधार पर क्रमानुसार रखना तथा इकाइयों की भिन्नता के बीच में उसमें जो इकाइयों में भिन्नता है, लेकिन उसमें कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो एक जैसे होते हैं, उनको एक ही बतलाते हैं। वो उनके हिसाब से उन एकता के हिसाब से वो जो एक गुण ऐसा है, जो गुण ऐसे हैं जो एक समान है दोनों सभी इकाइयों में, उन गुणों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना ही आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि वर्गीकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया क्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभव परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि हम अव्यवस्थित आंकड़े जो हमारे पास संकलित रूप में हमें प्राप्त हुए हैं अव्यवस्थित रूप में, उनको हम पहले व्यवस्थित करते हैं, उनको एक क्रमबद्धता में एक माला में जिस तरह से पोकर नियम क्रम के अनुसार फिर उनसे निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले है समानता व असमानता को स्पष्ट करना। यानी कि अगर हमारे पास कई प्रकार के डाटा हैं तो उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, इस बात को स्पष्ट हम कब कर पाएंगे, जब उसमें उसका वर्गीकरण करेंगे। जब अन्यथा वर्गीकरण वगैरह हम बगैर करे हुए हम उसको असमानता व समानता उन तथ्यों में नहीं जान सकते। तुलना में सहायक, हम जब तुलना तभी कर सकते हैं जब दोनों तरह के आंकड़े एक ही सजातीयता हो, यानी कि समान स्थिति के हों। ऐसा नहीं है कि एक आंकड़ा किसी और पक्ष का है, एक आंकड़ा किसी और पक्ष का है, तो हम वहाँ तुलना नहीं कर सकते। जटिलता कम करना, निश्चित तौर पर अगर हम एक क्रमबद्ध से नहीं रखेंगे तो उसमें जटिलता आएगी, काफ़ी मुश्किल आएगी। सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए भी हमें वर्गीकरण की आवश्यकता है। विश्लेषण के लिए आधार प्रस्तुत हम कब कर पाएंगे, जब हम तो विश्लेषण करेंगे, तब जब हम तुलना कर लेंगे। तुलना के लिए हमें वर्गीकरण आवश्यक है। वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए भी वर्गीकरण आवश्यक है। जब तक हम उसको वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित नहीं कर लेंगे तब तक उनसे कोई निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएँ क्या होती हैं, सजातीयता होनी चाहिए, यानी कि जो हम आंकड़े हमारे पास है उनमें एक सजातीय होनी, यानी कि एक ही तरह के वो डाटा होने चाहिए। स्थिर डाटा होने चाहिए। स्थिरता का मतलब है यानी कि
वर्गीकरण में के आधार पर समानता व अस्तित्व होना आवश्यक है। वर्गीकरण का आधार परिवर्तित होने पर समंग तुलना योग नहीं रहते, यानी कि अगर वो परिवर्तित होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद स्पष्टता, वर्गीकरण का आधार स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि अगर हम वर्गीकरण स्पष्ट रूप से करेंगे तभी उसका हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अनुकूलता हो, यानी कि जो अनुसंधान कर रहे हैं उसके अनुकूल होने चाहिए वो डाटा। लोच होनी चाहिए, लोचशीलता का मतलब है प्रत्येक इकाई में किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित किया जा सके। यदि कुछ इकाइयों को किसी वर्ग में न रखा जाता तो ऐसी बची हुई इकाइयों के लिए अन्य नाम का एक वर्ग बना लिया जाए। तो यानी कि उसमें लोच होनी चाहिए। ऐसे आंकड़ों में अगर हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अपने अनुसार, अपने अनुसंधान के अनुसार करना चाहें तो हो सके उसमें, ऐसा नहीं कि वो हो ही ना सके, ऐसा संभव ही ना हो उन डाटा में, तो वो हमारे लिए डाटा बेकार होगा। व्यापकता हो, व्यापकता मतलब आंकड़ों वर्ग इतना व्यापक होना चाहिए कि किसी भी समस्या के लिए जिस समस्या के लिए हमने एकत्र किया है वो समस्या उससे हल होती हो, उससे विश्लेषण, उससे उस समस्या का हल निकाला जा सकता हो। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण की नीतियाँ या प्रकार या आधार। वर्गीकरण की जो नीतियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं या उनका कितना आधार, यानी वो किस आधार पर ये नीतियाँ अपनाई जाती हैं वो समझते हैं। सबसे पहले है भौगोलिक आधार, यानी कि ज्योग्राफिकल ऑफ स्पेक्टिकल, यानी कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर उसका डाटा का वर्गीकरण कर सकते हैं। समय अनुसार वर्गीकरण कर सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं जिसको, यानी कि समय के अनुसार, जैसे कि वर्ष के अनुसार, प्रवेश के वर्ष, छात्रों की संख्या के अनुसार। इसके बाद तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण, एट्रीब्यूट्स के आधार पर। एट्रीब्यूट के आधार पर हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। सरल वर्गीकरण, यानी कि जो सरलता से आसानी से हो सकता है, आसानी से जहाँ पर हो सकता है वर्गीकरण उसको सरल वर्गीकरण कहेंगे, यानी कि सरल गुणों के आधार पर वर्गीकरण जहाँ हो सकता है वो सरल गुणों कराएगा। अगर कई गुणों को हम प्रयोग के द्वारा हम निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ बहुगुणित वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। चौथा होता है संख्यात्मक वर्गीकरण, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। संख्यात्मक मतलब जहाँ संख्या का प्रयोग होता हो, जहाँ संख्या के द्वारा हम वर्गीकरण कर सकें वो कहलाता है संख्यात्मक वर्गीकरण। इस संबंध में हम बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण के। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं ज्योग्राफिकल या स्पेक्टिकल क्लासिफिकेशन। जब क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर समंकों का वर्गीकरण किया जाए तो ऐसा वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। यदि राजस्थान में सन 2010 की गेहूं की पैदावार को विभिन्न जिलों के अनुसार दिखाया जाए तो ये भौगोलिक वर्गीकरण होगा। भौगोलिक वर्गीकरण के एक अन्य उदाहरण को हम निम्न तालिका से समझ सकते हैं। जैसे एक रीजन, एक क्षेत्र में तो हमने उसका क्षेत्र ले लिया, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, और एक में टाइप ले लिया। जैसे कि टाइप से मतलब है सेल्स, सर्विस, कम्बाइंड, यानी कि जिस तरह का हम वर्ग चाहते हैं आंकड़ा, सेल्स कितनी हुई, सर्विस कितनी हुई, और कम्बाइंड जो सेल्स और सर्विस किसकी हुई, ऐसा हम जान सकते हैं। यानी कि उसमें सेल्स एंड सर्विस एजेंसी के रूप में एक हमारे पास अगर हम ये सेंट्रल से जितनी होंगी वहाँ पर सेंट्रल में कितनी सेल हुई, ईस्टर्न में कितनी सेल हुई, नॉर्थर्न में कितनी सेल्स हुई, साउथर्न में कितनी सेल्स हुई, वेस्टर्न में कितनी सेल्स हुई। इसी तरह सेंट्रल में सर्विस कितनी हुई, ईस्टर्न में सर्विस कितनी हुई, नॉर्थर्न में सर्विस कितनी हुई, साउथर्न में सर्विस कितनी हुई, वेस्टर्न में सर्विस कितनी हुई। और इसी तरह दोनों चीज़ सेंट्रल में कितनी हुई, दोनों चीज़ वेस्टर्न में कितनी हुई, दोनों चीज़ नॉर्थर्न में, दोनों साउथर्न में, और दोनों वेस्टर्न में। इस तरह से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और अगर टोटल निकालना है तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं इन द्वारा के टोटल करके। ये है भौगोलिक वर्गीकरण। अब इसी तरह एक समानुसार वर्गीकरण समझते हैं। समानुसार वर्गीकरण का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल, समय अनुसार, यानी कि समय के अनुसार वर्गीकरण किया जाए। जब सांख्यिकी समंकों को समय के आधार पर पृथक पृथक दिखाया जाए तो यह समानुसार वर्गीकरण कहलाता है। किसी महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शित करने के लिए समय अनुसार वर्गीकरण का सहारा लेना होगा। उदाहरण के लिए वर्ष, एक तरफ हमने वर्ष रख लिए,
वर्ष रख लीजिए, जैसे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। इसी तरह प्रवेश लेने वाले छात्रों की 2016 में 300 थे, 2017 में 350, 2018 में 250, 2019 में 415, 2020 में 400। तो यहाँ समय अनुसार, यानी कि हमने समय को ऊपर रख लिया और उसमें कितना व्यक्तियों ने प्रवेश लिया, इस आंकड़े को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ बात आती है गुणात्मक वर्गीकरण। जब किसी गुण विशेषता अथवा किस्म के आधार पर सांख्यिकी तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है तब उसे गुणात्मक परिणाम कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ के गुण देखे जाएं, या उसकी विशेषता के आधार पर, या उसकी किस्म के आधार पर अगर सांख्यिकी तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है तब उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे इसमें पहला लेते हैं साधारण या सरल वर्गीकरण की उपस्थिति। साधारण या सरल वर्गीकरण को हम एक उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो भागों में बांटा जाना साधारण या सरल वर्गीकरण कहलाता है। जैसे 100 विद्यार्थियों के पास, हमारे पास 100 विद्यार्थी हैं और उसमें हम चाहते हैं कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर अगर बांटना चाहें तो 5 तो शादीशुदा हैं, 95 शादीशुदा नहीं है। तो यही वर्गीकरण 100 विद्यार्थियों का वर्गीकरण हो गया। और किस आधार पर हो गया? वैवाहिक स्थिति के आधार पर। यानी कि गुण हो गया वैवाहिक स्थिति, यहाँ गुण हो गया वैवाहिक स्थिति, उसके आधार पर 5 शादीशुदा हैं, यानी जिनकी 5 विद्यार्थियों की शादी हो चुकी है और 95 ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अब बात करते हैं बहुगुणी वर्गीकरण। गणात्मक तथ्यों का वर्गीकरण करते समय उन्हें 2 से अधिक वर्गों में बांटा जाए तो ऐसा वर्गीकरण बहुगुणा वर्गीकरण कहलाता है, बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। किसी गुणों के आधार पर तथ्यों को 2 भागों में बांटना, जैसे लिंग अनुसार पुरुष तथा स्त्री, तथा इन्हें पुनः 2 वर्गों में बांटा जाए कि निवास के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी। इस तरह ग्रामीण पुरुष और तथा स्त्री, एक तो वर्गीकरण ये हो गया, और एक वर्गीकरण होगा शहरी पुरुष तथा स्त्री। यानी कि इसमें पुरुष और स्त्री एक वर्गीकरण हो गया और वो शहरी और ग्रामीण दूसरा वर्गीकरण हो गया। नहीं, 2 वर्गीकरण हो गए, एक तो हो गया गांव और शहर का, एक हो गया पुरुष और स्त्री का। तो यही इसी तरह 2 वर्गीकरण निकल के आ गए। इसी ग्रामीण पुरुष व स्त्री हो गए एक, और एक शहरी पुरुष तथा स्त्री हो गए। इसी बार दूसरा प्रकार का क्या होता है, कई बार गुणात्मक तत्वों को शुरू से ही 2 से अधिक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे धर्म के आधार पर जनसंख्या को 4 भागों में बांटना, फिर आय के आधार पर 3 भागों में बांटना। यानी धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो धर्म के आधार हो गए, 4 आधार हो गए, है ना। और इसी तरह आय के आधार पर मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मतलब निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च, जिनकी वो आय के आधार पर हो गए। आय के आधार पर कैसे हो गए? निम्न वर्ग, यानी जिसकी आय, जिन व्यक्तियों की आय निम्न है, या निम्न का लिए हमने कोई निश्चित कर दिया कि इससे 100 रुपये से जो नीचे रोजाना कमाते हैं वो निम्न हो गए। 200 से नीचे कमाते हैं, 200 से ज़्यादा जो कमाते हैं वो उच्च मध्यम हो गए, और 300 से ज़्यादा जो कमाते हैं वो उच्च वर्ग हो गए। तो हमने यहाँ आय के भी 3 आधार चुन लिए। अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो ये कहलाता है कई बार गुणात्मक आधार। ठीक है। अब बात आती है संख्यात्मक। चौथा बात है संख्यात्मक वर्गीकरण। सांख्यिकी अनुसंधान में संख्यात्मक वर्गीकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकतर समस्याओं का विश्लेषण करने से पूर्व उनका संख्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि संख्या में उनको निश्चित किया जाता है। जैसे कि 216 में 300 इस बच्चों ने प्रवेश लिया, तो यहाँ 300 की जो संख्या थी वो संख्यात्मक वर्गीकरण के रूप में रखा है। अब इस संख्या का वर्गीकरण कैसे हो सकते हैं? जैसे वजन में रखा जाए 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। ऊंचाई में रखा जाए 100 मीटर ऊंचा, या 200 मीटर ऊंचा, या 5 फुट ऊंचा, या 10 फुट ऊंचा। या दूरी में रखा जाए 500 किलोमीटर, या 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसी तरह मेज कुर्सी 10 मेज 10 कुर्सी, या 25 मेज 25 कुर्सी, ये कहलाता है संख्यात्मक वर्गीकरण, जहाँ संख्या का प्रयोग हो। धन्यवाद।